हेलो बच्चा लोग, मैं अभिषेक चौधरी आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका साइंस मेंटोर स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 1, कलरफुल वर्ल्ड। सर कलरफुल वर्ल्ड, रंगीन दुनिया। सर दुनिया तो वैसे ही बहुत रंगीन है, लेकिन दुनिया ने बहुत रंग दिखाए हैं। अब दुनिया को कुछ करके दिखाना है, अब हम दुनिया को अपने रंग दिखाएंगे। लेकिन अपने रंग दिखाने से पहले दुनिया के तो देख लो। और सबसे पहले हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कलरफुल वर्ल्ड में, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ ये जो व्हाइट लाइट है। सर अभी आप कह रहे थे व्हाइट लाइट, अब आप कह रहे थे कलरफुल वर्ल्ड, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? एक्चुअली दुनिया के जो रंग दिखेंगे वो इसी व्हाइट लाइट से दिखेंगे। दैट मीन्स होता क्या है, ये जो व्हाइट लाइट होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कलर्स। सच में सर, बिल्कुल। ये जो व्हाइट लाइट है, ये 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। और ये 7 कलर सर हमें मिलेंगे कब? तो हमें ये 7 कलर्स मिलते हैं जब ये व्हाइट लाइट पास होती है किसी प्रिज्म से। सर ये प्रिज्म कहां से आ गया? तो मैं आपको बताता हूं। प्रिज्म होता है लाइक दिस, कुछ ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें 5 सरफेसेस होते हैं, जिसमें 3 होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर लाइक दिस 1 2 3, और 2 होते हैं ट्रेंगुलर लाइक दिस 1 एंड 2। और जब भी लाइट रे पास करती है इस प्रिज्म से, जब भी लाइट रे पास करती है इस प्रिज्म से, तो क्या करता है, ये लाइट रे को बेंड करा देता है 2 टाइम्स। अच्छा, 2 बार बेंड कराएगा? बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या होगा, लाइट रे एंटर करेगी रेयर यानी कि एयर से इस ग्लास में, रेयर टू डेंसर, और दोबारा में लाइट रे इस डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी। तो 2 बार मीडियम चेंज हुआ कि नहीं? और जब मीडियम 2 बार चेंज होगा तो लाइट रे बेंड भी करेगी 2 बार, लाइट रे बेंड भी करेगी 2 बार। ध्यान से मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर इससे हम किसी लाइट को पास कराते हैं तो 2 बार मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे भी 2 बार बेंड कर जाती है। तो अब ध्यान से अब हम प्रिज्म को पढ़ाएंगे डिटेल में। तो ध्यान से देखिएगा, होता क्या है ये प्रिज्म, होता क्या है ये प्रिज्म, होता क्या है ये प्रिज्म। तो शुरुआत करेंगे प्रिज्म से। तो एक्चुअली में प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम मतलब लाइट रे जो है इस मीडियम से पास हो सकती है। एंड क्या होगा, बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 5 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3, ये 3 रेक्टेंगुलर एंड 1, और इसके पीछे वाला 2, 2 ट्रेंगुलर। तो यही बताएंगे। और साथ ही साथ ये जो सरफेसेस हैं ये एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। तो क्या होता है, 5 प्लेन सरफेसेस एंड 2 ट्रेंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर, और इंक्लाइंड होते हैं कैसे, एट सम एंगल। ये आपस में जुड़े होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक पर्टिकुलर एंगल पर। ओके ओके ओके। इट बेंड अ लाइट रे, इट बेंड अ लाइट रे, ये लाइट रे को बेंड कर देता है। अच्छा, अभी तो बताया था, ये लाइट रे को बेंड कर देता है। कितने बार करेगा? 2 टाइम्स। एक बार तब जब लाइट रे एयर से प्रिज्म में एंटर करेगी, और दूसरी बार तब जब लाइट रे प्रिज्म से एयर में वापस बाहर जाएगी। एंड इमर्जेंट रे इज एट एन एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे। जैसे कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये एक व्हाइट लाइट है। जैसे ये प्रिज्म में एंटर करेगी तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जाने की वजह से बेंड कर जाएगी, बिल्कुल। और इसके ठीक बाद लाइट रे निकलेगी बाहर, और इसको हम यहां ना समझकर यहां समझने का प्रयास करते हैं। क्यों सर? यहां तो हमें देखने को मिल रहा है डिस्पर्शन, जो रंग व्हाइट लाइट के अंदर छिपे हुए थे वो कलर बाहर आ गए हैं, ये व्हाइट लाइट वेरिएबल कलर्स में बट गई है। लेकिन जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कैसे होगा, वो हम यहां दिखाते हैं। तो इंसिडेंट रे सबसे पहले ये एक सरफेस से स्ट्राइक करेगी, एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये बेंड कर जाएगी, और दोबारा में यही लाइट रे बाहर निकलेगी, जिसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। इफ अगर हम इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ाएं, इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे पर एक एंगल ड्रॉ करती है कि नहीं करती है? एंगल ड्रॉ करती है कि नहीं करती है? फिर से एक बार, इंसिडेंट रे को हमने बढ़ाया आगे की ओर, इमर्जेंट रे को हमने बढ़ाया पीछे की ओर, तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे पर क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, और इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको हम? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान से, डेविएशन का मतलब ध्यान से देखेंगे। व्हेन अ लाइट रे पासेस, जब लाइट रे पास करेगी थ्रू अ प्रिज्म, किसी प्रिज्म से, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको हम? एंगल ऑफ
डेविएशन। क्या कहते हैं इसको हम? एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म यहां तक समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसे मिलकर बनता है? 5 सरफेसेस से मिलकर बनता है, जिसमें ट्रायंगुलर कितने होते हैं? 2 ट्रायंगुलर होते हैं। रेक्टेंगुलर कितने होते हैं? 3 रेक्टेंगुलर होते हैं। साथ ही साथ आपस में कैसे जुड़े होते हैं? पर्टिकुलर एंगल पर जुड़े होते हैं। लाइट रे को क्या करेगा? 2 टाइम्स बेंड करा देगा। और इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ाएंगे, इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत अब बिल्कुल नहीं होगी। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सर डिस्पर्शन का मतलब कुछ सुना सुना सा लग रहा है। डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलना, यानी जनरली हम कहते डिस्पर्शन का मतलब होता है बट जाना, बट जाना, बट जाना। और सर ये किसको बांटने की बात कर रहे हैं आप? मतलब जो पहले कुछ एक था, अब ये बट जाएगा। पहले व्हाइट लाइट जो थी वो एक सिंगल कलर में थी, लेकिन जैसे ही व्हाइट लाइट पास होगी किसी प्रिज्म से तो ये स्प्लिट कर जाएगी, बट जाएगी इनटू सेवरल कलर्स। और ये सेवरल में कितने कलर्स आते हैं? यहां पर ये 7 कलर्स में डिवाइड होती है। ये लाइट कितने कलर्स में डिवाइड होती है? 7 कलर्स में। और व्हाइट लाइट का ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से, व्हेन लाइट, सनलाइट हो सकती है, बल्ब लाइट हो सकती है। ध्यान से हमारे पास क्या है? लाइट रे। क्या है हमारे पास? लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, कि हम लाइट को अलाउ करेंगे प्रिज्म से पास कराने के लिए। अब सर थोड़ी देर पहले आपने ये जो प्रिज्म लिया था, इससे लाइट रे को पास कराया था, ये तो 7 कलर्स में डिवाइड नहीं हुई थी। 7 कलर्स में डिवाइड नहीं हुई थी। एक्चुअली में ये जो लेजर लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमेटिक। ये बनी ही सिंगल कलर से, और जब इसमें एक ही कलर है तो कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। तो सर कौन सा ऐसा कलर है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो बट जाएगा? जो सनलाइट हमारे पास आती है ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक रे में और इस प्रिज्म से पास कराएंगे, तब हमें दिखाई देगा कि ये सनलाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स्ड कर देता है। तो देखो डिस्पर्शन यानी कि फैलना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का फैलना। क्या होगा? यहां पर लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी इनटू 7 कलर्स। और कब बटेगी? तो व्हेन अ लाइट रे इज अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब भी लाइट रे को हम किसी ग्लास प्रिज्म से पास कराएंगे, इट स्प्लिट यानी कि बट जाएगी इनटू 7 कलर्स। इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन सर एक बात मेरे दिमाग में अभी भी खटक रही है कि ये जो लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स्ड होती क्यों है, स्प्लिट होती क्यों है, क्यों बट जाती है? तो होता क्या है बच्चा, ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना बेटा, मीडियम में इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। अच्छा, सच्ची बात है? बिल्कुल सच्ची बात है। तो क्या होता है, जिस कलर की स्पीड कम होती है वो कलर धीमे धीमे ज्यादा बेंड करके नीचे आ जाएगा, और जिस कलर की स्पीड ज्यादा होती है वो कलर दूर चला जाता है, दूर तक जाता है। तो धीमे धीमे ये कलर्स जो हैं वो सेपरेट होते जाते हैं। तो क्यों होता है डिस्पर्शन? द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द डिफरेंट कलर, ये जो अलग अलग कलर हैं ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जब भी ग्लास प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट पास होती है तो अलग अलग कलर के जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ही सबसे पहले हम बात करते हैं वायलेट कलर की, तो वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएटेड होता है। वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्पर्शन होता है सबसे ज्यादा और स्पीड होती है सबसे कम। जबकि अगर हम लाइट देखेंगे, रेड कलर वाली लाइट देखेंगे, रेड कलर वाली, तो इसका डिस्पर्शन होता है सबसे कम और ये लाइट रे जाती है बहुत ज्यादा दूर तक। तो धीमे धीमे इसी के अकॉर्डिंग ये जो कलर हैं वो डिवाइड होते जाते हैं। सबसे ज्यादा डिस्पर्शन किसका? वायलेट का, उससे कम इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम डिस्पर्शन जो देखने को मिलेगा, वो सबसे कम डिस्पर्शन देखने को मिलेगा रेड कलर का। तो यहां पर ये टॉपिक क्लियर होता है कि एक्चुअली में डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है लाइट का डिस्पर्स्ड हो जाना, लाइट का स्प्लिट कर जाना, लाइट का बट जाना इनटू 7 कलर्स। और कब? जब व्हाइट लाइट को हम पास कराएंगे थ्रू द प्रिज्म। व्हाइट लाइट को हम पास कराएंगे थ्रू द प्रिज्म। यहां तक क्लियर हो जाएगा? समझ में आ जाएगा? वेरी गुड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्पर्शन हुआ क्यों, क्योंकि अलग अलग कलर्स की मीडियम में स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। और साथ ही साथ ये जो ध्यान रखना, ये जो लाइट का एक पैटर्न बना है ना, व्हाइट लाइट जब पास कर रही थी प्रिज्म से, तो लाइट का ये जो पैटर्न बना ना, ये जो 7 कलर्स में लाइट जो
डिस्प्लिट हुई है, स्प्लिट हुई है, डिस्पर्स्ड हुई है, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये जो 7 कलर का पैटर्न आप देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो देखो देखो देखो, अगला टॉपिक जो होगा वो यही होगा, स्पेक्ट्रम। क्या होता है सर ये स्पेक्ट्रम? तो द बेंड ऑफ 7 कलर्स, लाइट रे का बेंड करना इनटू 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। जब इसको हम किसी स्क्रीन पर लेकर आए हैं तो सीन पासिंग द व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराया तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाएगी। इसको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन करेंगे तो स्क्रीन पर हमें ये 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देंगे और इन्हीं कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सर क्या इसको किसी आसान तरीके से याद रखा जा सकता है? तो बिल्कुल याद रखा जा सकता है। इसके लिए एक जनरल सा वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड विवग्योर। किससे याद करेंगे इसको? विवग्योर से याद करेंगे। और विवग्योर का पहला वर्ड जो आता है दैट इज वॉयलेट। यानी कि ये एक सीरियल है कि कौन सा कलर कितना ज्यादा डेविएटेड हो रहा है, कितना ज्यादा बेंड कर रहा है और कौन सा कलर कितना कम बेंड कर रहा है। तो ध्यान से वॉयलेट का बी, इंडिगो का आई, ब्लू का वी, ग्रीन का जी, येलो का वाई, ऑरेंज का ओ और रेड का आर। और इन्हीं सीरियल से हमने बनाया VIBGYOR, जिसको हमने लिखा विवग्योर। यानी कि सबसे ज्यादा डेविएशन जो देखने को मिलेगा वो वॉयलेट का, उससे कम इंडिगो, देन ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और सबसे कम डेविएशन जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेड का। और इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप कि यहां तक ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे और स्पेक्ट्रम में अब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ओ तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सर क्या ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है? तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सिलेबस में यूज तो होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है इसका आपके सिलेबस में कोई खास योगदान नहीं है। दैट मींस 10th के एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं है। तो मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिर्फ इतना बता देता हूं कि होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रे पास करती है किसी प्रिज्म से, किससे पास करती है? किसी प्रिज्म से, तो एक्चुअली में वो 2 बार बेंड करती है। कितने बार बेंड करती है? 2 बार। तो यहां पर 2 एंगल भी हमें देखने को मिलेंगे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनके बीच का साइन ऑफ द एंगल ऑफ रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से एक बार, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके बीच का जो रेशियो है इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे जब हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब तो होता है कंबाइन हो जाना, लेकिन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? फिर से कंबाइन हो जाना। मतलब सर क्या हुआ? तो ध्यान से सुनो, जब हमने व्हाइट लाइट रे को पास कराया था किसी प्रिज्म से तो ये स्प्लिट कर गई थी, बट गई थी, डिवाइड हो गई थी इनटू 7 कलर्स। और अब हम क्या करें, जैसे कि इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया और ये 7 कलर्स में डिस्टर्ब हो गई, तो क्या हो गया? इसी के जैसा सिमिलर एक और प्रिज्म, इसी प्रिज्म के जैसा सिमिलर एक और प्रिज्म उल्टा करके इसी के आगे लगा दो। और ये जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम है, जब वो इस प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो ये सारी की सारे कलर्स को कंबाइन कर देगा और कंबाइन होने के बाद हमें वापस मिल जाएगी एक व्हाइट लाइट। ये क्या हो गया सर? एक्चुअली में क्या हो गया? फिर से एक बार, व्हाइट लाइट ने एंटर किया किसी प्रिज्म में तो ये डिवाइड हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई इनटू 7 कलर्स। हमने बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक दूसरा प्रिज्म लाए, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, सेम साइज का, और इसके सामने उल्टा करके लगा दिया। तो जब ये 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम दोबारा से इस प्रिज्म में पड़ेगा तो ये इन 7 कलर्स को कंबाइन कर देगा और कंबाइन होने के बाद वापस हमें मिल जाएगी एक व्हाइट लाइट। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो देखो, व्हाइट लाइट व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जब भी व्हाइट लाइट
पास होती है किसी प्रिज्म से, गेट डिस्पर्स ये बट जाती है इनटू 7 कलर्स, किसे बट जाती है इनटू 7 कलर्स। बट न्यूटन शोड दैट द रिवर्स ऑफ दिस आल्सो कैन बी पॉसिबल, कि इस प्रोसेस का रिवर्स भी हो सकता है। किसका रिवर्स? ये जो 7 कलर्स में जो स्प्लिट हुई है ना लाइट, इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ही टेक अनदर प्रिज्म सिमिलर टू द फर्स्ट प्रिज्म, उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट प्रिज्म के जैसा एक और प्रिज्म ले लिया और क्या किया? प्लेस्ड अपसाइड डाउन नियर द फर्स्ट प्रिज्म, और पहले प्रिज्म के पास में ही उल्टा करके उसको रख दिया। और देन ऑब्जर्व, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 7 कलर्स रिकम्बाइन टू गिव व्हाइट लाइट, कि ये सातों कलर्स फिर से कंबाइन हो जाएंगे और ये एक व्हाइट लाइट देते हैं। तो क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास क्या थी? एक व्हाइट लाइट। हमने क्या किया? उसको फर्स्ट प्रिज्म से पास कराया, तो उसको क्या हो जाएगा? डिस्पर्शन हो जाएगा, ये स्पेक्ट्रम बनाएगा 7 कलर्स का, और इस स्पेक्ट्रम को हम पास कराएंगे एक दूसरे प्रिज्म से, तो ये स्पेक्ट्रम को क्या कर देगा? रिकम्बाइन कर देगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा और फिर से हमें मिल जाएगी व्हाइट लाइट। आई होप कि रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर ये एटमॉस्फेयर से भी रिफ्रैक्शन होता है? बिल्कुल होता है। एक्चुअली में क्या है कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये अलग अलग लेयर्स में बटा होता है। ये बात तो सर हमने भी पढ़ी थी, लेकिन आपने ये पढ़ा था तो आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, और जब डेंसिटी अलग अलग होगी तो लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? स्पीड पर फर्क पड़ेगा, और लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा तो लाइट रे बेंड करेगी, लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा तो लाइट रे बेंड करेगी, और बेंड करेगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और ये लाइट रे बेंड किसकी वजह से हो रही है? थ्रू द एटमॉस्फेयर। किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाले रिफ्रैक्शन को हम कह देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या कह देंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखो, व्हेन द लाइट रे पास, जब लाइट रे पास करेगी थ्रू द एटमॉस्फेयर, किसी एटमॉस्फेयर से, हैविंग लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, इन लेयर्स की डेंसिटी कैसी होगी? अलग अलग होगी। इन लेयर की डेंसिटी कैसी होगी? अलग अलग होगी। डेंसिटी अलग होगी तो क्या अलग होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। देन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, तो लाइट का क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। एंड दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, चूंकि ये जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसीलिए इसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर कुछ एग्जांपल्स हो जाए बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले इसका पहला इफेक्ट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सर ये जो ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। हमने भी नोटिस किया है कि जब हम रात को तारे देखते हैं तो कभी तो वो एकदम से शाइन करने लगते हैं और कभी एकदम से डिम हो जाते हैं, फिर शाइन करने लगते हैं, फिर डिम हो जाते हैं, फिर शाइन करने लगते हैं, फिर डिम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटीज की ये जो लेयर है, तो क्या होता है कि इन स्टार्स की जो लाइट है कभी हमारी आंखों तक ज्यादा पहुंचती है, कभी थोड़ा सा कम पहुंचती है। लाइट रे ज्यादा पहुंचती है तो स्टार एकदम ब्राइट दिखता है, और लाइट रे कम पहुंचती है तो वो डिम दिखता है। तो कभी ब्राइट कभी डिम, जिसकी वजह से ये हमें कैसा दिखता है? ट्विंकलिंग फॉर्म में, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दूसरा क्या है? रेड कलर्ड सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट की ड्यूरेशन में भी आप देखते हैं सन जो है वो एक्स्ट्रा रेडिश दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। मैक्सिमम कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। सनराइज और सनसेट की ड्यूरेशन में सन जो हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, तो हमारी आंखों तक जो कलर पहुंचते हैं ना, उनमें रेड ही बचता है। ठीक है ना? कैसे 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 अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इतना समझ लो कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। एक है ब्लू कलर्ड स्काई एंड वाटर बॉडीज। आप अगर दिन में देखते तो आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में आसमान नीला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सर नीला दिखता क्यों है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो चलो इनको डिटेल में समझते हैं कैसे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से? तो इसको ध्यान से समझो। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार,
मान लो कोई लाइट है जो स्टार से आ रही है और ये एंटर कर रही है अर्थ एटमॉस्फेयर में। कहां एंटर कर रही है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। तो जब भी कोई लाइट जो किसी स्टार से आ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगी तो इसका क्या होगा? इसका होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा। एंड ध्यान से, द continuous changing atmosphere refracts the light from the star by different amount। तो क्या होगा? जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो बार बार इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और जब बार बार रिफ्रैक्शन होगा तो हमारी आंखों तक, जो हमारे आंखों तक लाइट पहुंच रही है उसका डिफरेंट अमाउंट बार बार हमारी आंखों में पहुंचेगा, कभी कम कभी ज्यादा। फ्रॉम वन मूवमेंट टू द नेक्स्ट, जब लाइट वन मूवमेंट से नेक्स्ट मूवमेंट में जाएगी तो क्या होगा कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो बेंड होगा। अब देखना आगे, when the atmosphere reflect more light, जब एटमॉस्फेयर ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी आंखों तक ज्यादा लाइट पहुंचेगी तो अपने आप कैसा दिखाई देगा? अपने आप कैसा दिखाई देगा? टुवर्ड्स तो द स्टार अपीयर्स टू बी ब्राइट। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारी तरफ जब ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो स्टार कैसा दिखता है? ब्राइट दिखता है। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स लेस स्टारलाइट, जब एटमॉस्फेयर से आने वाली स्टारलाइट जो है, जब एटमॉस्फेयर से होकर आने वाली स्टारलाइट जो हमारी आंखों तक लेस अमाउंट में पहुंचती है, कम अमाउंट में पहुंचती है, तो द स्टार अपीयर्स टू बी डिम। तो ये स्टार में कैसा दिखता है? डिम दिखता है। मतलब ज्यादा लाइट आंखों तक पहुंचेगी तो ब्राइट दिखेगा, कम लाइट आंखों तक पहुंचेगी तो डिम दिखेगा। जैसे कि ये ब्राइट कर रहा है, ठीक है ना, ये डिम कर रहा है, फिर ये ब्राइट कर रहा है, फिर ये डिम कर रहा है, फिर ये ब्राइट कर रहा है, फिर ये डिम कर रहा है, बिकॉज ऑफ जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दिस वे हम क्या कह सकते हैं? द स्टार लाइट रीचिंग अवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। तो इस फॉर्म में क्या होता है कि जो स्टार लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कभी ज्यादा कभी कम, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग एट नाइट। तो इसी की वजह से स्टार्स जो है वो रात्रि में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो एक और था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है बट जाना। थोड़ी देर पहले सर हमने डिस्पर्शन भी तो पढ़ा था, तो डिस्पर्शन में क्या था? तो दोनों में क्या अंतर है? तो एक्चुअली में दोनों में एक बेसिक छोटा सा अंतर है। जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट था उसमें व्हाइट लाइट जो थी वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम बना रही थी, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे लाइट का फैल जाना। यहां हम स्पेक्ट्रम के चर्चे नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो व्हाइट लाइट वेरिएबल कलर से मिलकर बनी थी तो कौन सा कलर ज्यादा फैल रहा था, किसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही थी और किसकी स्कैटरिंग कम हो रही थी, तो वो हम पढ़ेंगे। यहां पर लगभग मिलता जुलता फिनोमेना है लेकिन थोड़ा सा बीच में डिफरेंस भी है। तो देखो, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक ऑन पार्टिकल, जब जैसे कि सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में, अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल होंगे, पॉल्यूशन के भी होंगे, वाटर वेपर्स भी होंगी। तो क्या है? देखो क्या हो गया? व्हेन सनलाइट स्ट्राइक ऑन पार्टिकल, जब सनलाइट पार्टिकल्स पर स्ट्राइक करती है ऑफ एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पर, तो गैस पार्टिकल्स, आगे डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है ना। वो गैसेस के पार्टिकल्स भी होंगे, डस्ट भी होगी, वाटर भी होगी, और जैसे ही सनलाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तो लाइट विल स्प्रेड, तो लाइट जो है वो फैल जाएगी, विच इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी को, ये जो लाइट रे का फैल जाना, इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर ये स्कैटरिंग किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पर। डेंसिटी जितनी ज्यादा लाइट की स्कैटरिंग उतनी ज्यादा, डेंसिटी जितनी कम लाइट की स्कैटरिंग उतनी ही कम। क्लियर हो जाएगा बेटा? लाइक ये सनलाइट है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगी और टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी, और इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हमें याद है कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होती है? वॉयलेट की। और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है? रेड कलर की। और जिसकी वजह से हमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर सर देखने को मिलते हैं? लाइक हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आगे बताएंगे, तो चलो बारी आगे बताने की। सर हमने भी ये नोटिस किया है, जो सनशाइन होता है ना, सन इतना बेहतरीन रेडिश लगता है, मजे आ जाते हैं देखकर। और कहीं अगर पहाड़ों के बीच में से अगर ऐसा हो रहा हो तो मजे 4 गुने हो जाते हैं। तो सनराइज और सनसेट दोनों ही सुंदर होते हैं,
और अगर आप गौर करें तो जो दिन में हमें सन दिखाई देता है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफरेंट भी देखने को मिलता तो है सर एक्स्ट्रा रेडिश होता है। क्यों होता है एक्स्ट्रा रेडिश? इसके पीछे रीजन क्या है कि जो सनराइज और सनसेट का ड्यूरेशन है, हमसे सन की डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा दूर उसी टाइम पर होता है। और होता क्या है, जब व्हाइट लाइट सन से आ रही है तो बीच में एटमॉस्फेयर में उसका रिफ्रैक्शन हो गया। और हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन क्या है का? वॉयलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का। तो मैक्सिमम कलर तो हमारे पास आने से पहले ही रिफ्रेक्ट हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, बट जाते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। हमारी आंखों तक जो कलर पहुंचते हैं पहुंचते ही रेडिश है। क्यों? क्योंकि रेडिश कलर जो है, जो रेड कलर जो है वो सबसे कम स्प्लिट होता है और सबसे दूर तक जाता है। और दूर तक जाता है तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? हमें सनसाइड और सनसेट के ड्यूरेशन में, सनराइज और सनसेट के ड्यूरेशन में हमें रेड कलर ज्यादा दिखता है। अब देखो, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, अगर दिन के टाइम में देखते हैं तो हल्का व्हाइटिश दिखता है, लेकिन वैसे हमें कैसा दिखता है? ब्लूइश दिखता है। क्योंकि जो नून टाइम होता है उस समय पर हम सन के सबसे पास में होते हैं, रिफ्रैक्शन उस समय पर कम हुआ होता है, और कम हुआ होता है तो फिर हमें आसमान हल्का कैसा दिखता है? व्हाइटिश। और ब्लू कलर स्काई, आसमान ब्लू कब दिखता है? तो चूंकि जब एटमॉस्फेयर में लाइट रे एंटर कर जाएगी तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा, लाइट रे बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा कौन से कलर्स बढ़ते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। और तीनों की कैटेगरी जो है वो कुछ ब्लू कलर की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं सर। तो यही रीजन है आसमान जो है वो ब्लू दिखाई देता है। अच्छा, रेड कलर इज यूज्ड एट डेंजर सिग्नल। सर ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। हम जितने भी खतरे के निशान देखते हैं सारे के सारे सिंबल्स हमें रेडिश दिखते हैं। जैसे कि वो देखो ना, हड्डियों वाला यू करके एकदम से आता है, वो भी रेड कलर का दिखता है। जितने भी रेड लाइट सायरन भी दिखाई जाते हैं जब भी होता है, मतलब खतरे का कोई भी सिंबल है वो रेडिश दिखाते हैं। क्यों सर? इसका एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना सर? आप हमसे सर क्यों बोल रहे हो? अरे भाई आप भी तो रिस्पेक्टिव है, तो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं आपको क्यों हम खतरे के निशान को रेड बनाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेड कलर का डिस्पर्शन सबसे कम होता है, स्कैटरिंग सबसे कम होती है, सबसे कम फैलता है रेड कलर। और जब कम फैलता है तो सबसे ज्यादा दूर से दिखाई भी दे जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। और भैया खतरे तो खतरे की जो जानकारी है वो तो जितनी दूर से मिल जाए उतना ही अच्छा होता है ना। जितनी दूर से मिल जाए तो रेड कलर दूर से दिख जाता है, जिसकी वजह से हम खतरे के निशान जो बनाते हैं वो रेड ही बनाते हैं। तो ध्यान से, रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट, रेड कलर की स्कैटरिंग कैसी है? लीस्ट, यानी कि सबसे कम होती है। सो इट कैन बी सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से इसको हम बहुत ज्यादा दूर से देख सकते हैं। देयरफॉर रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। क्लियर हो जाएगा? ओके। एट सनराइज एंड सनसेट, अब यही वाला फिर से एक्सप्लेन करने की बारी। तो मैंने आपको बताया था कि सनराइज और सनसेट के ड्यूरेशन में सन जो होता है वो हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये लाइट रे एंटर करेगी, धीमे धीमे इसका डिस्पर्शन होना शुरू हो जाएगा। वॉयलेट डिस्पर्स हो गया, इंडिगो डिस्पर्स हो गया, ब्लू डिस्पर्स हो गया, बकाया कलर भी धीमे धीमे डिस्पर्स हो जाते हैं। और हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ कौन सा कलर बचता है? रेड। जिसकी वजह से क्या होता है? हमें एक्स्ट्रा रेडिश दिखता है। तो द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट आ रही है, हैज टू ट्रेवल, वो ट्रेवल करेगी लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस, हम तक पहुंचने के लिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देयरफॉर ब्लू एंड ग्रीन कंपाउंड या कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट एट गेट स्कैटर्ड। क्या होगा कि जो ब्लू और ग्रीन कलर के जो कंपाउंड्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे? गेट स्कैटर्ड, यानी कि वो फैल जाएंगे ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लगभग पूरे के पूरे। एंड द लॉन्गर वेवलेंथ हेंस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जिसकी वजह से जब सनराइज और सनसेट होता है सन अपीयर्स रेडिश, कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा रेडिश दिखाई देता है। दोपहर के समय पे कैसा होता है? आसमान हल्का व्हाइटिश होता है और जनरली कैसा होता है? हमें ब्लू कलर का दिखता है। चलिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है सर? टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, नाइन्थ में पढ़ा था, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा था। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और जैसे ही हम किसी लाइट बीम को पास कराते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराकर लाइट का क्या हो जाएगा? लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी, लाइट जो है वो बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा डिस्पर्शन कौन से कलर का होता है? एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। सबसे ज्यादा डिस्पर्शन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है।
किसका होता है? ब्लू कलर। सबसे ज्यादा डिस्पर्शन किसका होता है? ब्लू कलर का। तो जैसे ही किसी लाइट बीम को हम पास कराते हैं किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ये जो लाइट है वो ब्लू कलर में डिस्पर्स्ड हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडल, ठीक है, इन अ कोलॉइड और एल्स पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। तो ये जो लाइट का डिस्पर्शन हुआ है किसकी वजह से? स्कैटरिंग किसकी वजह से हुई है? या तो कोलॉइड की वजह से या वेरी फाइन सस्पेंशन की वजह से। और लाइट की इस स्कैटरिंग को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो देखो देखो देखो, ध्यान से। फ्लोर सस्पेंडेड इन अ वाटर अपीयर्स टू बी ब्लू। हमने क्या किया है कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से जैसे लाइट को हमने पास कराया तो इसका फ्लोर हमें कैसा दिखता है? ब्लूइश दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज ओनली स्कैटर्ड लाइट रीचेस द व्यूअर एंड द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द फ्लोर पार्टिकल्स मोर। तो क्या होगा कि ये जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर्ड कर रहा है एज कंपेयर टू रेड। और जब ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर करेगा, ज्यादा फैलेगा, तो हमें ज्यादा दिखाई भी देगा। तो ये रीजन है कि ये सॉल्यूशन हमें कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आपके सिलेबस में पूछा जाता है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल यानी कि टिमटिमाना। स्टार्स तो हमने पढ़े थे कि वो ट्विंकल करते हैं, यानी कि उसमें कभी लाइट हमारी आंखों तक ज्यादा जाती है, कभी लाइट हमारी आंखों तक कम जाती है, जिसकी वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। लेकिन क्या ये प्लैनेट ट्विंकलिंग की फॉर्म में आते हैं? क्या ये प्लैनेट्स जो है वो टिमटिमाते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस एज कंपेयर टू स्टार। जो प्लैनेट्स जो है वो हमारे बहुत पास में, ड्यू टू विच साइज अपीयरेंट इमेज सो लार्ज, जिसकी वजह से प्लैनेट की जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, विच फॉल्स आउटसाइड द लाइन ऑफ साइट। जिसकी वजह से इनकी जो आउटसाइड लाइन की जो साइट होती है वो थोड़ा सा लार्ज इमेज बनेगी, थोड़ा सा दूर बनेगी, ड्यू टू विच दे डू नॉट ट्विंकल, जिसकी वजह से वो ट्विंकल नहीं करते। तो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो जल्दी से खत्म करो इसको भी। ड्यूरिंग सनसेट द सन लुक्स बिगर बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। एक्चुअली ऐसा रियल में नहीं होता कि सन बड़ा हो जाएगा, उसका साइज जो है वो वही रहेगा, लेकिन ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। हमें ऐसा लगता है कि वो बड़े साइज का दिख रहा है। और ऐसा क्यों लगता है? इसका रीजन भी एक ही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। क्योंकि हमने आपको बताया था कि सनराइज और सनसेट की ड्यूरेशन सन का मैक्सिमम डिस्टेंस पर हमारे पास कौन सा कलर पहुंच रहा है? सिर्फ रेड पहुंच रहा है। तो उसके चारों तरफ रेड कलर हमें इकट्ठा दिखाई देता है, जिसकी वजह से लगता है इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन एक्चुअल में उसका साइज इंक्रीज हुआ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाई सन इज वेरिएबल टू अस अबाउट 2 मिनट अर्लियर एंड द एक्चुअल सनराइज और सनसेट। तो होता क्या है कि सनराइज के 2 मिनट पहले से, समझो, सूरज अभी निकला नहीं है और हमें दिखने लगता है। ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल होता है, जादू से होता है। कैसे होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सनराइज होने वाला है, ये जब राइज होने वाला है, ये ऊपर निकलने वाला है, तो जब भी हमारे एटमॉस्फेयर से लाइट पास करता है, हमारा एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, सन इस जगह पर आकर हमें दिखना चाहिए, लेकिन लाइट जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से बेंड होकर हम तक पहले पहुंच जाती है। यहां तक पहुंचने से, सन के यहां तक पहुंचने से पहले हम तक लाइट पहुंच जाती है। मतलब लगभग 2 मिनट का अंतर रहता है कि सूर्य निकलने के 2 मिनट पहले से ही हमें दिखाई देने लगता है। तो देखो, द सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट अर्लियर, 2 मिनट पहले से दिखने लगता है एट सनराइज एंड 2 मिनट लेटर एट सनसेट। और ये भी किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो थोड़ी देर पहले ही तो हमने आपको बताया था कि व्हाइट लाइट सन से आएगी, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराएगी, और क्या होगा? इसकी हो जाएगी स्कैटरिंग, लाइट फैल जाएगी। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन से कलर की होती है? ब्लूइश कलर की। कौन से कलर की होती है? ब्लूइश कलर की। रेड के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज्यादा ये स्प्लिट करता है, 16 गुने ज्यादा फैलता है। तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पूरे में क्या फैल जाता है? ब्लूइश कलर फैल जाता है, और हमें आसमान जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो सनलाइट रीचेज अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। कि सनलाइट जो है वो अर्थ के अंदर पहुंचती है और चारों तरफ फैल जाती है बाय द गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू की है, देन द अदर कलर, दूसरे कलर के कंपैरिजन में, बिकॉज इट ट्रेवल एज शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। दिस इज व्हाई
सी अ ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम, और यही रीजन है कि हमें आसमान ज्यादातर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखता है। चलो एक और है, वाई स्काई अपीयर्स डार्क इनसाइड, ठीक, इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। मतलब हमें आसमान तो नीला दिख रहा है, लेकिन क्या सबको नीला दिखता है? क्या आसमान में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनको भी आसमान ब्लू दिखता है? तो नहीं दिखता। और क्यों नहीं दिखता, इसका रीजन समझो। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या था, छोटे छोटे पार्टिकल थे, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता, लाइट की स्कैटरिंग हो गई थी, ब्लू कलर फैल गया था, जिसकी वजह से ब्लू दिखा। लेकिन क्या स्पेस में एटमॉस्फेयर है? बिल्कुल नहीं है। क्या एटमॉस्फेयर के पार्टिकल स्पेस में अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है। और जब पार्टिकल अवेलेबल नहीं है तो क्या लाइट की स्कैटरिंग होगी? नहीं होगी। और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं इनको आसमान कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो इन स्पेस नो पार्टिकल आर प्रेजेंट, स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है, दस नो स्कैटरिंग अकर, जिसकी वजह से कोई स्कैटरिंग भी नहीं होती है, हेंस द स्काई अपीयर्स डार्क, जिसकी वजह से आसमान जो है हमें कैसा दिखता है? डार्क दिखता है, यानी कि काला दिखता है। वाई सन अपीयर्स येलो, सन जो है वो येलो कैसे दिखता है? तो ये भी देखेंगे, द वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स आर स्कैटर्ड इन अपर एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर से सनलाइट आती है तो अपर एटमॉस्फेयर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर जो है वो फैल जाते हैं। सो द रिजल्टेंट लाइट येलो, सो व्हेन दिस लाइट एंटर्स अवर आईज, जब ये बची हुई लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है तो रिजल्टेंट कलर कौन सा होता है? येलो होता है, जिसकी वजह से हमें सन जो है वो येलो दिखाई देता है, या ये कह लो कि येलो प्रतीत होता है, दिखता हुआ। चलो, वाई डू मोटरिस्ट यूज ऑरेंज लाइट रादर देन नॉर्मल व्हाइट लाइट ऑन अ फॉगी डे? ये आपने भी देखा होगा कि जो सर्दियों में जब फॉग होता है तो व्हाइट लाइट उसमें यूज नहीं की जाती, बल्कि ऑरेंज लाइट यूज की जाती है। हाँ सर, हमने भी देखा तो था। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये जो व्हाइट लाइट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कि ये जो व्हाइट लाइट होती है मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कलर्स। और फॉगी डे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ जाती है ना एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्कैटरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। स्कैटरिंग जल्दी हो जाएगी मतलब लाइट जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगी, मतलब थोड़ी भी दूर का हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जबकि अगर हम बात करते हैं ऑरेंज लाइट की, तो भैया ऑरेंज कुछ कुछ रेडिश जैसा होता है ना, जिसकी स्कैटरिंग होती है कम, स्कैटरिंग कम होती है तो इसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, मतलब ये दूर तक लाइट पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो फॉगी डेज होते हैं हम व्हाइट लाइट की जगह पर ऑरेंज लाइट यूज करते हैं। तो देखो, इफ मोटरिस्ट यूज व्हाइट लाइट, ये जो मोटरिस्ट है वो व्हाइट लाइट यूज करेंगे व्हाइल ड्राइविंग इन फॉग, ये जो फॉगी डेज होते हैं उनमें, देन द टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर स्कैटर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट। तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ये ज्यादातर अमाउंट जो है वो डिस्पर्स कर देंगे। दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट विल ऑन रीचिंग द आईज डिक्रीजेस विजिबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कलर बहुत ज्यादा फैल जाएगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हेंस ड्राइविंग बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जब ज्यादातर रंग फैल जाएंगे, दूर का कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ड्राइविंग कैसी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। However, when orange light is used, लेकिन जब हम ऑरेंज लाइट यूज करते हैं, it does not get scattered on account of longer wavelength। तो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिस्पर्स्ड नहीं होता है, और ड्राइवर कैन सी क्लियरली, जिसकी वजह से ड्राइवर आसानी से देख सकता है। तो अब क्लियर हो जाएगा भैया कि क्यों हम फॉगी डेज में हम व्हाइट लाइट की जगह पे ऑरेंज लाइट यूज करते हैं। चलो एक लास्ट टॉपिक, दैट इज रेनबो। एक्चुअली में जो प्रिज्म का काम था वो भी तो 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा था। हाँ सर, कर रहा था। और जब भी हम देखते हैं बारिश के ड्यूरेशन में रेनबो बनता है। क्या आपने गर्मियों में रेनबो देखा? नहीं देखा। क्या सर्दियों में रेनबो देखा? नहीं देखा। ये अक्सर हमें देखने को कब मिलता है? बारिश के मौसम में। और वो भी कब? जब हाल ही में बारिश बंद हुई। ठीक है ना, मतलब बारिश हो चुकी है, एटमॉस्फेयर साफ हो चुका है, और बारिश की वजह से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वाटर की अमाउंट बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जब इस वाटर ड्रॉपलेट में हमारी व्हाइट लाइट एंटर करती है तो ये काम करती है लाइक अ प्रिज्म। किसका काम करती है? एक प्रिज्म का काम करती है। मतलब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये जो व्हाइट लाइट जो इसके अंदर एंटर कर रही है, उसको क्या कर देगी, ये डिस्पर्स कर देगी इनटू 7 कलर्स। और ये जो 7 कलर्स जब बाहर निकलते हैं तो यही बनाते हैं रेनबो। क्या बनाते हैं? ये रेनबो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये रेनबो बनाते हैं। तो आई होप कि अब आप यहां तक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो
इसी तरह से मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट ह्यूमन आई में, तब तक के लिए धन्यवाद।